नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवभूमि में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। और बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। सीएम धामी ने बुधवार को गंगोत्री धाम में पतंजलि आयुर्वेद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त अभियान दल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये सीएम धामी ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के संकल्प को एक बार फिर से दोहराने का कार्यक्रम, जिसमें खुद सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, हमने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे। इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, अभी तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हमारे चारों धाम की यात्रा कर ली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपको बता दें, रक्त वर्ण ग्लेशियर क्षेत्र में नए औषधीय पादपों के साथ साहसिक खेलों के लिए नए स्थलों की खोजबीन के लिए निम, आईएमएफ व पतंजलि आयुर्वेद साथ आए हैं, जिनका एक संयुक्त अभियान दल बुधवार को गंगोत्री के रक्त वर्ण ग्लेशियर क्षेत्र में खोजबीन के लिए रवाना हुआ है। इस दल को सीएम धामी और बाबा रामदेव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम ने मोहकमपुर फ्लाईओवर के पास बने मधुबन कॉलोनी माजरी माफी में रेड करते हुए एक घर में बनाए गए अवैध रूप से शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। हरिद्वार में जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं के बाद आबकारी विभाग अलर्ट पर है। 1 साल से यहां शराब का गोरख धंधा चल रहा था। मौके से कई कीमती और जनरल शराब के ब्रांड के साथ ही सीएसडी कैंटीन के नकली स्टिकर भी मिले हैं और मौके पर कुछ केमिकल ड्रम भी रखा हुआ पाया गया है। ये सर बाहर से आती है शराब। कहाँ से आती है? यूपी से। यूपी से यहाँ क्यों लाते हो? यहाँ तो मिलती है शराब। सर बेचने के लिए ला देते हैं। कब से कर रहे हो? लगभग कितना लोग होंगे इसमें? और नहीं सर, मेरे को तो मैं ही करता हूँ बस। अच्छा जी। तो कितने कितने टाइम से आपने यहाँ ये इलीगल गोदाम बना रखा है? साल भर हो गया होगा सर। साल भर। तो ये जाती कहाँ है शराब? ये लोकल में जाती है सर। क्या आपके क्लाइंट है या ठेकों पे? नहीं, क्लाइंट है सर। अच्छा, तो क्या सस्ती देते हैं आप? हाँ सर। नहीं, अब ये जांच का विषय है। अभी देखा जा रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ से लाए, क्योंकि लेबल वगैरह इसमें आ रहा है कि यहीं पे कहीं ना कहीं इसको जो है ये भराई कर रहा है। जिसको लेबल वगैरह मिले हैं यहाँ पे और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये भराई करता है। तो इसमें जांच का विषय है कि साथ कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जांच करने के बाद पता चलेगा ये कब से काम कर रहा है और ये कहाँ से शराब इस तरह का ला रहा है। आरोपी भी बता नहीं रहा है, लेकिन वो अभी उससे पूछा जाएगा तो क्लियर होगा भाई कौन कौन साथ इन्वॉल्व। अकेले मैंने ये कार्रवाई कर रहा है। 155 पेटी करीब होगी। अभी गणना जारी है क्या क्या ब्रांड किसने रखा है यहाँ पे शराब। ये कहीं कहीं ये फॉर सेल इन आर्मी का दिखा रखा लेवल उसमें। तो ये देखना पड़ेगा कि कितने ब्रांड इसने यहाँ पे रखे हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें आपके अलग अलग गणना करने के बाद पता चलेगा भाई कितनी टोटल आपके पेटियाँ बरामद हुई हैं। अभी लगभग जो 155 के अप्रॉक्सीमेटली जो है आ रहा है। हरिद्वार में नकली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग की सख्ती का ही असर है कि माजरी माफी में एक बहुत बड़ा अवैध गोदाम पकड़ा गया है। ये देहरादून में मोहकमपुर के निकट का इलाका है और मैं आपको यदि एक नज़ारा दिखाऊं तो एक सामान्य सा घर लगता है कि यहाँ कोई किराए पर रहता होगा, पर अंदर के जो हालात हैं वो चौंकाने वाले हैं। सस्ते से लेके महंगे और बड़े ब्रांड बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रखे गए थे और 1 साल से आरोपी का ये कहना है कि 1 साल से वो ये काम धंधा कर रहा है शराब तस्करी का। पर विभाग को ये भी शक है, चूंकि यहाँ लेबल और रैपर आदि मिले हैं, तो अफसरों को ये भी शक है कि हो सकता है मिलावट की गई हो या इस पूरे प्रकरण में कुछ और लोग भी शामिल हों जो नकली मिलावटी जहरीली शराब बना रहे हों। यदि आप देखें तो ये सब इंस्पेक्टर हैं आबकारी विभाग के, जो अलग अलग ब्रांड को निकाल के देख रहे हैं कि आखिर इनका लेबल कहाँ का है, मार्का कहाँ का है। ये नकली शराब होने का तो डर है ही, साथ ही जो राज्य का राजस्व है, क्योंकि आबकारी विभाग एक बड़ा रेवेन्यू देता है, इससे एक्साइज ड्यूटी आती है, उसकी भी बहुत बड़े पैमाने पर चोरी है। तो ये एक नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा था और आबकारी विभाग की जो सख्ती थी वो अब सामने आई है। ये लेवल का भी एक जिक्र किया जा रहा है। ये कहाँ के हैं लेवल? यूपी का है। तो ये लेवल है, यानी उत्तर प्रदेश से लाकर उत्तराखंड में और दूसरे राज्यों से लाकर शराब बेची जा रही थी। ये बहुत बड़ा अपराध तो है ही, साथ ही एक्साइज की चोरी है। हरिद्वार में हुई घटना के बाद आबकारी विभाग की मुस्तैदी देखते ही बनती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आबकारी विभाग के अधिकारी अब कहीं ना कहीं जागे तो हैं और लगातार अब छापेमारी की जा रही है। सुदीप जैन लगातार बने हुए हमारे साथ, विशेष संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। सुदीप, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, कई महत्वपूर्ण चीजें यहां से निकल करके आई हैं कि तकरीबन 1 साल से ये पूरा जो है कारोबार चल रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1 साल के बाद ही क्यों आबकारी विभाग के अधिकारियों की आंख खुलती है। जब वो हरिद्वार का जहरीली शराब का कांड सामने निकल करके आता है तो अब कहीं ना कहीं सख्ते में जरूर हैं आबकारी विभाग के अधिकारी। जी देखिए, बात आपने बिल्कुल सही कही। हरिद्वार की घटना के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इन सबको देखते हुए प्रवर्तन टीमों को सचिव आबकारी ने निर्देश दिए थे कि सख्ती करें, इलाके में चेकिंग करें। एक ये सूचना थी कि एक मकान में अवैध गोदाम बनाकर धंधा किया जा रहा है और इस वक्त मैं स्पॉट पे हूं। अगर एक नज़ारा दिखाऊं, आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी जो हैं आबकारी मुख्यालय से, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और ये पूरा वो जखीरा है जो रखा गया है और ये पैक हो चुकी है दरअसल शराब, जिसको आगे ट्रांसपोर्ट कर पहाड़ों में ले जाना चाहिए था, ले जाने की तैयारी थी। और ये सीनियर अधिकारी मौजूद हैं इस समय, जो इस अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। इनके ठीक पीछे यदि हम देखें तो ये नकली लेबल रखे गए हैं जो बोतलों पर चिपका कर उन्हें आगे भेजते थे। एक मुझे ऐसा लगता है एक ट्रेंड ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी शराब पर आर्मी कैंटीन का लोगो लगाकर एक महत्व देने की कोशिश की गई होगी पहाड़ में कि ये आर्मी की शराब है और आर्मी की शराब को लेकर पहाड़ में थोड़ा सा एक संतुष्टि होती है, क्रेज होता है। इस कार्रवाई को करने वाली जो लेडी ऑफिसर है हमारे साथ हैं, मैम आप बताइएगा कैसे सूचना आई और कैसे आप लोगों ने पकड़ा? ये हमारे मुखबिर की सूचना थी, तो उस पर हमारा जो पूरा स्टाफ था, मेरे साथ सब इंस्पेक्टर है, मेरे साथ जितने भी प्रधान आबकारी सिपाही, सारे सिपाही, हमारा पीआरडी का जवान, सभी मुस्तैदी से तैनात थे सुबह से। बल्कि कुछ लोग तो इसमें रात से ही लगे थे कि कहाँ से माल आ रहा है, क्या जा रहा है। फिर सूचना हमारे पास थी, हम यहाँ नवादा माजरी माफ़ी में पहुँचे। अभियुक्त हमारे पास था, अभियुक्त को निशानदेही पे सारा का सारा हमने, यहाँ ताला लगा हुआ था, यहाँ हमने तोड़ा, इसकी निशानदेही पे हमने एक गाड़ी भी बरामद करी। तो यहाँ पे चेकिंग के हमें अलग अलग से ब्रांड मिले हैं, यहाँ पे सारे अलग अलग ब्रांड है। इन पे प्लस क्या था कि जितने भी ये लेबल हैं सारे के सारे फॉर डिफेंस लगाए गए हैं। शायद इसलिए लगाए गए होंगे ताकि किसी को शक ना हो कि ये ख़राब शराब है या कैसी है, इसलिए कि ये लेबल लगाए गए हैं। तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि इसमें मिलावटी या जहरीली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ कई केमिकल आदि भी मिले हैं? हाँ, इसका ये तो जांच का विषय है, इस पे अभी जांच होगी। अब क्लियर हम कुछ नहीं कह सकते, जांच के बाद ही हम बता पाएंगे क्या है। तो प्रवर्तन की टीम में उमराव जी भी थे। उमराव जी, आप लोगों को कैसे सूचना आई और आप लोगों ने क्या सोच के पकड़ा? क्या आपको उम्मीद थी यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे एक अवैध गोदाम बनाकर सप्लाई हो रही है? हमें मुखबर के द्वारा सूचना मिली कि उधर एक गोदाम है, उसी के आधार पर हम रात को इधर लगे थे। भले ही हमें काम दिन में मतलब सफल दिन में हुए हैं। ये है। तो ये आबकारी विभाग के सीनियर ऑफिसर BS चौहान जी भी हैं, जिन्होंने डायरी वगैरह भी कब्जे में ली है। सर, आपने कुछ डायरी वगैरह कब्जे में ली है, इस डायरी में क्या डिटेल्स है और इसका फ़ोन वगैरह भी आप लोगों ने सीज किया है? उसमें कई फ़ोन नंबर है और कई अभी उनका जो मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने सीज किया, उसमें भी कई लोगों के फ़ोन उनके लिए शराब सप्लाई के लिए आ रहे हैं। तो ये सारे हमने सीज कर लिए हैं, उनमें हम चेक करते रहेंगे किस किसके पास है, कहीं और अगर ये कितना बड़ा रैकेट है, क्योंकि अकेले व्यक्ति का काम नहीं। आप देखिए सैनिटाइज़र भी यहाँ रखे हुए हैं। मिलावटी का भी प्रकरण हो सकता है कि इन शराबों में भी सैंपलिंग करके हम लोग अपने मुख्यालय से जांच कराएंगे। फिर देखते हैं, अगर सैंपलिंग का होगा तो इसको उस अनुसार धारा उन पर आरोपित कर दी जाएगी। सर, बहुत बड़ी मात्रा में शराब है, तो क्या माना जाए पहाड़ों तक में इसका नेटवर्क होगा जहां तक ये सप्लाई जा रही होगी, और यदि ये कहीं नकली हुई तो भी बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नेटवर्क इनका ये रहने वाला भी। अभी जो पूछताछ में पता चला पौड़ी जिले का है, तो इसके कनेक्शन पौड़ी के भी हमें लग रहा है कि पौड़ी तक तो ये शराब जाती होगी 100%। तो ये BS चौहान जी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं आबकारी मुख्यालय से। इनका भी कहना है कि इसका एक नेटवर्क है पौड़ी का रहने वाला, और जिस बड़ी तादाद में शराब मिली है ये भी बताता है कि इसकी पहाड़ों में एक बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही होगी। बहरहाल अब विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि इसकी सप्लाई चेन में कौन कौन है और जो मौके से केमिकल आदि मिले हैं वो क्या हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता था, क्या शराब खोल के उसमें मिला के नकली बनाई जाती थी तादाद मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी कि या फिर तमाम कोई पहलुओं पर और जांच वजह है? होगी और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि परते दर परते खुलनी चाहिए, क्योंकि एक ही आरोपी वहां से पकड़ा गया है। बाकी और कितने इसमें जुड़े हुए हैं इस पूरे अभियान में, ये
भी देखने वाली बात होगी, जांच के बाद पता चल पाएगा। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महेंद्र भट्ट बोले हैं कि बीजेपी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पंचायत चुनाव में कई बागी नाम वापसी को तैयार हुए हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिलेवार फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। राज्य भर में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। प्रभारी मंत्री इसमें शिरकत भी करेंगे। प्रभारी मंत्री अब जिले तक नहीं, मंडल तक सक्रिय रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। कल हमने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की है। मुझे बताते हुए खुशी है, पहली बार 2/3 बहुमत के साथ हम लोग वहां जीतने जा रहे हैं। और एक खुशखबरी में और देता हूं, हमारे जितने बागी प्रत्याशी किसी कारण नामांकन कर रहे थे, हमने लगभग सबके नाम वापस करा दिए हैं। 5 लोग बचे थे, इनमें कल एक से बात हो गई है। 3-4 लोग आज समर्थन कार्यालय के उद्घाटन में दे देंगे। तो हमारा लगभग एक अच्छा वातावरण वहां बना है। कल हमने चुनाव 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है। हमने माननीय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर जिला स्तर पर प्रदर्शनी लगाई है। मोदी एट 20 ये पुस्तक है, इसका स्टॉल भी हम जिलों में लगाएंगे। और रक्तदान शिविर युवा मोर्चा द्वारा ये हर जिले में होगा, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, सभी जिले के प्रभारी मंत्रियों से हमने आग्रह किया है कि 16 तारीख से वो और 17 तारीख 2 दिन अपने जिला में रहेंगे और संकल्प दिवस भी और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस का जो सेवा पखवाड़ा है उसके कार्यक्रम में उनकी सहभागिता बनी रहे। इसके लिए कल यही संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे पूरी जानकारी दी है कि उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा है। इसके साथ 18 तारीख को सभी स्थानों पर हर मंडल स्तर पर प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं, अभिनंदन पत्र ये हमारे द्वारा भेजे जाएंगे। समाज के सहयोग के साथ हम गांव में जा रहे हैं, गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं और गांव से भी पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को इन सारे विषयों को लेकर जो देश के अंदर आज गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए चिंता करने वाला जितने भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनी है उस पर एक धन्यवाद का पत्र प्रधानमंत्री को जाए। ऐसा हमारे लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पत्र हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने यूके SSS भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। पुष्पेश त्रिपाठी का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। पुष्पेश त्रिपाठी ने कहा कि पूरा सचिवालय इसमें लिप्त है, इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के साथ प्रदेश के छोटे बड़े नेता भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार को इन सबकी संपत्तियों की जांच करानी चाहिए। के बाद से ही उत्तराखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो कोई भी साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई है। और अभी वर्तमान स्थितियों में सरकार जांच तो कर रही है, लेकिन जितना बड़ा ये मामला है उसके लिए पूरे उत्तराखंड के लोग, नौजवान संगठन, राजनीतिक दल ये मांग कर चुके हैं कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। ये मामला केवल इस वाली भर्ती तक सीमित नहीं है। वर्ष 2016 में स्वयं मैंने हमारा डेलीगेशन ने राज्यपाल उस समय के पॉल थे, उनसे मुलाकात कर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जांच की मांग की थी। उस समय भी भर्तियों में यही घोटाले हुए थे। तो उत्तराखंड सरकार पहाड़ों पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बना रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि छोटे उद्योगों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्यमियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में उद्यमी उत्तराखंड में छोटे उद्योगों के साथ बड़े उद्योग स्थापित करें। मनवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है तब से लगातार रोजगार को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी भी की गई है कि उत्तराखंड के युवाओं को कंपनियों में 70% का आरक्षण दिया जाए। साथ ही सरकार उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रदेश में निवेश अधिक से अधिक बढ़े और हमारे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे उद्यमियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और उनके जब से उनका कार्यकाल यहाँ पर संभाल लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है और उन्होंने साथ ही निवेश
कर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, इसकी उन्होंने उसमें शर्त रखी है। प्रत्येक जिले में उन्होंने रोजगार मेले लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया है और रोजगार मेले लगातार लग रहे हैं, जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में उनको रोजगार दिया जा रहा है। हमारे एसोसिएशन देहरादून में शादाब शम्स ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स और शादाब शम्स के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। शादाब ने पिरान कलियर में देह व्यापार होने की बात कही है। मानव तस्करी की भी कई घटनाएं सामने आने का बयान दिया है। शादाब शम्स बोले कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मेरे पास सबूत हैं जिसके आधार पर मैंने गंभीर आरोप लगाया है। पिरान कलियर में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है, इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। पिरान कलियर में एक दिव्य और भव्य व्यवस्था बनानी भी है। देवभूमि में आने वाले जायरीन एक अच्छा संदेश लेकर के जाए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स हमारे साथ हैं। मदरसे को सर्वे और पिरान कलियर को लेकर जो कुछ इन्होंने कहा वो खासा सुर्खियों में है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी माना है कि मदरसे के सर्वे होने चाहिए। शादाब जी, एक बड़ा निर्णय आप लोग लेने जा रहे हैं, हालांकि बोर्ड में भी ये मसला आना है, शुरुआती निर्णय आपने लिया है। आखिर कैसी शिकायतें हैं मदरसों को लेकर? नहीं, अभी हमारे यहाँ शिकायतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ मदरसे हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, कागज़ों में केवल मदरसे चल रहे हैं, वो एड लेते हैं, वो मौके पे हैं ही नहीं। ऐसे कई सारे मदरसे हैं जो केवल और केवल नाम के हैं, वो सिर्फ चंदा उगाने के लिए हैं। तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो। मदरसे का मतलब स्कूल होता है और हमारा उत्तराखंड देवभूमि एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। यहाँ हम इसको मॉडल स्टेट बना सकते हैं। अपने स्कूल्स को, जो ये मदरसा जिसे हम कहते हैं, ये हमारे जो मदरसे, इनको हम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल बना के पेश कर सकते हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास क्योंकि कम मदरसे हैं, संसाधन भी यहाँ पे सरकार भी चाहती है कि हम कुछ करें अपने मदारिस के लिए, और मोदी जी का सपना है कि हम अपने बच्चों के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। और उस मदरसे में रेगुलर एजुकेशन चले, स्कूली शिक्षा भी साथ में पढ़ाई जाए, ये व्यवस्था हम लोग कराएंगे। जो ज़रूरत हमारी तरफ से मदरसों को एड देने की होगी वो हम व्यवस्था करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी केंद्र सरकार से मांगेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो अच्छे हैं उन्हें छेड़ेंगे नहीं, जो बुरे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जांच कराने का मतलब अपराध का ये नहीं होता कि सामने वाला अपराधी है। जांच कराने से दो चीजें सामने आती हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ एक विश्वास पैदा होता है। मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड में अगर कहीं कोई गड़बड़ लोग होंगे वो पहले ही रफा दफा हो जाएंगे, और जो अच्छे लोग होंगे, जो हमारे बच्चे, हम तो चाहते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिलोसोफर बने, बाहर निकल के वो देश की सेवा में राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होते हुए राष्ट्र को विश्व गुरु कैसे बनाना है, राष्ट्र को ताकतवर कैसे करना, उस दिशा में हमारा साथ दें। हम ये भी आगे के लिए प्लान कर रहे हैं कि मदरसों में भी हम बच्चों को लैपटॉप बांटें, टैबलेट्स दें, जिससे वो बच्चे कामयाबी की तरफ, देश की उन्नति के बारे में सोचें कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि जब तक आप किसी कम्युनिटी के अंदर घुस के उसके रहन सहन का हाल, उन मदरसों के अंदर का हाल नहीं जानेंगे, तब तक दिक्कतें रहेंगी। मुझे लगता है कि मदारिस जो हमारे मदरसे हैं वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, कर ही रहे हैं और अच्छा करेंगे। जो अच्छा करेंगे उन्हें अप्रिसिएशन देंगे, और जो गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? कल से आपका बयान बहुत सुर्खियों में है, चैनलों में, सोशल मीडिया में, अखबारों में। कुछ प्रतिक्रिया गड़बड़ भी आई क्या आपको? देखिए, प्रतिक्रियाओं की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठीक हैं, आपका विजन ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, फिर प्रतिक्रियाओं की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारा मकसद देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा को सलामत रखना है, मदरसों को बेहतरीन शिक्षा के साथ मुस्लिम बच्चों को जोड़ने का है, उन्हें अच्छी लाइन के ऊपर, वो कल को आने वाले वक्त में वो मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ साथ वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने। हमारी नीयत तो साफ है ना। अगर कहीं गंदगी हो रही है, पिरान कलियर का विषय आया, मैंने पिरान कलियर पे बाइट दी। अब लोगों को ये नहीं मालूम है कि पिरान कलियर, वो दरगाह को पिरान कलियर समझ लेते हैं। पिरान कलियर एक विधानसभा का नाम है, कलियर एक गांव का नाम है। उस दरगाह को बाबा साबिर पाक का आस्थाना कहते हैं। वो दरगाह पिरान कलियर शरीफ अलग जगह, उस आस्थाने की बात नहीं हो रही है। वो जो इर्द गिर्द होटल्स हैं, वहाँ जहाँ पे गंदा काम हो रहा है, लोग लिख के दे रहे हैं, मौलाना लिख के दे रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के कई नेता मेरे समर्थन में आए, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करूंगा। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में जिनके पास कलियर की जिम्मेदारी थी, सलीम अहमद साहब,
सलीम खान साहब, उन्होंने कहा है कि हाँ आप आंख नहीं चुरा सकते सच से, और हम लोगों को इसकी सफाई की आवश्यकता है और हमें करनी चाहिए, और इसमें हम वक्फ बोर्ड के निर्णय के साथ हैं। जाहिद रजा रिजवी वक्फ बोर्ड उसके मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, हज कमेटी के चेयरमैन रहे, उन्होंने भी उनका बयान में सुन रहा था ये, और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उनकी भी आस्था बहुत ज़्यादा है। तमाम उलेमा काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट का बयान आ गया है, सब लोग कह रहे हैं मुसलमानों में बड़ी लकीर खिंच गई है। अब कांग्रेस पुराने मुसलमान, दूसरे लोग पुराने मुसलमान ना समझे, अब मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है, सही को सही और गलत को गलत कह रहा है, और हमें उम्मीद है हम मिलकर बिना पॉलिटिक्स किए सबको साथ लेते हुए, मैंने तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुरोध किया कि आप हमारा साथ दीजिए, साथ आइए, गंदगी को साफ करेंगे, मिलकर साफ करेंगे, इसमें राजनीति नहीं करेंगे, अच्छे काम में बढ़ाएंगे, गंदगी को दूर करेंगे। मुझे उम्मीद है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ गंदगी को साफ करने में आपका साथ देंगे। जहां ड्रग्स रैकेट चल रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जहां देह व्यापार चल रहा होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे। देवभूमि को गंदा नहीं रखना है। इस तरीके के क्या कोई एविडेंस है कि वहाँ देह व्यापार होता है, ड्रग्स चलती है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे आपने गंभीर सवाल उठाए, क्या इस प्रकार के कुछ सादाब जी आपके पास एविडेंस भी हैं? मेरे पास लेटर्स हैं जो मुझे पिरान कलियर के उलेमाओं ने लिखे हैं, उनसे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता। जो दरगाह के बराबर में जिनके मदरसे हैं, जो बड़े उलेमा जिम्मेदार लोग हैं, और आज तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जो जमीन पे जाके बात कर रहे हैं, वो नीचे से आप जाइए ना, ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात कीजिए। शादाब शम्स की बात को सच मत मानिए, वहां जाके लोगों से पूछिए। आज कई अंजुमनों ने मेरे पास मैसेजेस हैं, उनके लेटर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है कि भाई साहब इसकी गंदगी की सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ये कह रहे हैं हर तरह की गंदगी वहाँ जैसी भी होगी, वो पाक दरगाह है, वहाँ लोग बड़ी उम्मीदों के साथ अपने लोगों के यकीन है उस दरगाह के ऊपर, हमारा अकीदा है उस दरगाह के ऊपर कि वहाँ मांगने से बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होती हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पाक जगह को हम नापाक लोगों से पूरी तरह से साफ करेंगे, नापाक लोगों को हम किसी कीमत पे भी बर्दाश्त वहाँ नहीं करेंगे। तो ये दोनों अभियान कब से सादाब जी शुरू होने जा रहे हैं, मदरसे वाले भी और पीरान कलियर वाला भी? देखिए, पीरान कलियर के लिए हम अपने बोर्ड में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा से पूरा कैंपस और कैंपस के बाहर का जितना भी एरिया है उसे सीसीटीवी कैमरा से कैसे हम पूरा एरिया को उसमें ले सकते हैं उसकी जद में, और कैसे हम उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन हो और अन्य उस पर ऑनलाइन हो जाए, जिससे जो चल रहा है वो उसे सब लाइव देख सकें और लोगों को पता हो कि यहाँ कोई गड़बड़ करोगे तो लोग आपको देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन आपको देख रहा है, आम आदमी आपको देख रहा है, मीडिया आपको देख रहा है। तो हमें लगता है कि एक सुधार आएगा, और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम अच्छा करने आए हैं। जनता का साथ लेते हुए, सबका सहयोग लेते हुए हम अच्छा करेंगे, कम्युनिटी के लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, उत्तराखंड के लिए अच्छा करेंगे और देश के लिए अच्छा करेंगे। तो ये सादाब शम्स थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि जो उन्होंने कहा था उस पर वो कायम है, और बहुत बड़ी संख्या में उन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। उनकी कोशिश है कि व्यवस्था दुरुस्त हो, दूर दराज से आने वाले, देवभूमि आने वाले लोगों के दिल में ये देवभूमि है यही संदेश जाए, और कोई भी जो गड़बड़ कर रहा होगा, गलत काम में शामिल होगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। बहरहाल ये नए नियम उत्तराखंड में कब से लागू होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस अब 7 साल से कम सजा अपराध मामले में भी गिरफ्तार कर सकेगी। दरअसल बीते कुछ माह से ऐसे मामलों में पुलिस नोटिस मात्र ही दे रही थी, लेकिन समय समय पर अदालतों के आदेश और नाराजगी को देखते हुए अब पुलिस मुख्यालय स्तर से एक खास ट्रेनिंग भी दिलाई गई है, जिसमें जिले के कप्तान भी मौजूद रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के मुताबिक कानून व्यवस्था और नियमों में भी 4 अलग अलग बिंदु जैसे अपराधी के फरार होने, अपराधी के चरित्र और अन्य मामलों की जानकारी कोर्ट को देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी व रिमांड लिया जा सकता है। आज हमने जो मीटिंग की है इसमें पूरे सभी हमारे एसपी, सभी सीओ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, और हमने माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो अरनेश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उससे सबको अवगत कराया जाए, सभी विवेचना अधिकारियों को, सभी पुलिस अधिकारियों को अच्छे से अवगत कराया जाए। तो एक प्रकार से उसका ये ट्रेनिंग सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया था, और वो आगे जिलों में भी होगा। कुल मिलाकर के जो लॉ है वो सेक्शन 41 CRPC में है, 41, 41A, B, C, D। तो ऐसा नहीं है कि 7 साल से नीचे गिरफ्तारी बिल्कुल ही नहीं हो सकती, हो सकती है। उसकी भी 41(1) B2 में उसके 5 क्लोज, सब क्लोज दिए गए हैं कि कब ऐसा हो सकता है कि
सजा का वो तो 7 साल से कम हो, किंतु उसमें भी गिरफ्तारी आवश्यक क्यों हो सकती है और कब हो सकती है वो बताते हुए जो है, वो लिखते हुए विवेचक जो है उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। तो पूरी लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल मामला है, उसकी हमने लीगल एक्सपर्ट से ट्रेनिंग कराई है और बाकी भी जिलों को बोला है एसपीज को कि वो अपने आयोज की भी लीगल एक्सपर्ट से ट्रेनिंग कराएंगे। आज हमने जो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रपुर में किच्छा कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां अनियंत्रित कैंटर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की देर शाम की है। देवीदास किच्छा का रहने वाला है और बैंक से घर लौट रहा था, तभी शमशान घाट के पास कैंटर ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी और उसे कुचल दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल देवभूमि के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।